Hello student, this is Sembala from Maharaja Gatsan School Hisar. Today we are going to study History chapter 1st of class 9. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school reopens. आज हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट। टॉपिक है क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। महिलाएं जो है शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में शामिल रही, अर्थात महिलाओं ने भी जो है फ्रांसीसी क्रांति के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया। अब बताए कि तीसरे एस्टेट की महिलाएं अपनी जीविका निर्वाह के लिए क्या क्या कार्य करती थी। तीसरे एस्टेट की महिलाएं जो है सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई, फल फूल सब्जियां बेचना इत्यादि कार्य करती थी। और इन कार्यों को और या फिर कुछ महिलाएं जो है संपन्न घरों में यानी कि अमीर घरों के अंदर घरेलू कार्य भी करती थी। ज्यादातर महिलाएं जो है वो उनके पास जो है पढ़ाई लिखाई व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे, अर्थात ना तो वो पढ़ी लिखी थी और ना ही उनके पास कोई अच्छे काम की ट्रेनिंग थी। केवल जो कुलीनों की लड़कियां अर्थात जो अमीर परिवारों की लड़कियां थी या फिर तीसरे एस्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही जो है कॉन्वेंट में पढ़ पाती। कॉन्वेंट यानी कि जो बड़े लोगों का स्कूल था। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी और कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ता था। साथ ही साथ जो है कुछ अन्य घरेलू कार्य जैसे खाना पकाना, पानी लाना, पाव रोटी लाना, बच्चों की देखभाल करना इत्यादि उनको कार्य करने पड़ते थे। और उनकी मजदूरी जो है पुरुषों के मुकाबले कम थी, यानी कि अगर वो कहीं पर नौकरी भी करती थी तो उन्हें पुरुषों के मुकाबले कम वेतन दिया जाता था। फ्रांस के अंदर अनेक नगरों के अंदर जो है महिलाओं के लिए क्लब बनाने शुरू हो गए और महिलाओं के लिए लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, सबसे मशहूर क्लब था। और इसकी मांग क्या थी कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त होने चाहिए। 1791 के संविधान में महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। इसके बाद जो है कि क्रांतिकारी सरकार यानी कि इसके लिए अनेक जगह क्रांति होने लगी, तो क्रांतिकारी सरकार ने जो है महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कई कानून लागू किए, जैसे कि कुछ सरकारी विद्यालयों की स्थापना की जिसमें लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया और साथ ही साथ जो है उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी शादी नहीं की जा सकती थी, उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा जो है महिलाएं अब व्यावसायिक प्रशिक्षण भी ले सकती थी, वो कलाकार बन सकती थी, छोटे मोटे कारोबार जो है चला सकती थी। लेकिन फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष अभी भी जारी था, अर्थात राजनीति में उनकी अभी भी भागीदारी नहीं थी। मताधिकार का संघर्ष जो है 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में जो है अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा, यानी कि वो लोग जो है महिलाएं जो है लगातार अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष करती आ रही थी। अंततः सन 1946 के अंदर जो है फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार दिया गया, यानी फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार 1946 में मिला। अब नेक्स्ट है हमारा क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गूज के बारे में हम क्या जानते हैं कि ओलंप दे गूज कौन थे। ओलंप दे गूज जो है क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उसने जो है जो संविधान लिखा गया था पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, उसका विरोध किया, क्योंकि उस अधिकारों के अंदर जो है महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। इसलिए जो है उन्होंने सन 1791 के अंदर जो महिला व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जो तैयार किया गया, जिसे महारानी व नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। तब जो है 1793 में ओलंप दे गूज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद करने के लिए जो है जैकोबिन सरकार की आलोचना की, क्योंकि जब महिलाएं राजनीति के लिए संघर्ष कर रही थी तो अनेक क्लबों को बंद किया जाने लगा। उन पर नेशनल तब जो है ओलंप दे गूज जो थी इसमें अहम भूमिका निभा रही थी, तो उनके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और बाद में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। ओलंप दे गूज घोषणा पत्र के अंदर कुछ मूलभूत अधिकार भी शामिल थे, जैसे औरत जो है जन्मना स्वतंत्र है
और अधिकारों में पुरुष के समान है। ये जो संविधान पहले तो जो 1791 में संविधान तैयार किया गया था उसके विपरीत जो है ओलंप दे गूज ने अपने घोषणा पत्र में इन चीजों को शामिल किया था कि महिलाएं जो है जन्म से स्वतंत्र है और अधिकारों में उन्हें पुरुषों के समान जो है अधिकार दिए जाने चाहिए। सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य जो है पुरुष एवं महिला के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना, यानी कि उनके जो मूलभूत अधिकार है उनकी सुरक्षा करना। समग्र संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में निहित है। जो पुरुष एवं महिलाओं के संघ के सिवाय कुछ भी नहीं है, यानी कि देश की संप्रभुता जो है पुरुष व महिलाएं दोनों के बराबर अधिकारों को देने में। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सभी पुरुष एवं जो है महिला एवं पुरुष नागरिकों को जो है विधि निर्माण में दखल होना चाहिए, अर्थात सभी व्यक्तियों का, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे पुरुष है, कानून निर्माण में सबकी बराबर की भूमिका होनी चाहिए और ये सभी के लिए समान होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा यानी कि प्राचीन काल के अंदर फ्रांस के अंदर दास प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित थी, यानी कि लोगों को दास बनाकर रखा जाता था। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन का मतलब समाप्त करना जैकोबिन सरकार के क्रांतिकारी समाज सुधारों में से एक था। कैरिबियाई उपनिवेश, कैरिबियाई द्वीप समूह में किन किन देशों के जो है लोगों को मार्टिनिक, गॉन्डलोप और सैन डामिंगो, इन क्षेत्रों के अंदर जो है तंबाकू, नील, चीनी व कॉफी जैसी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए जो है यहाँ पर इन लोगों को लाया जाता था। अपरिचित एवं दूर देश में कि यहाँ के लोग जो थे कहीं भी दूर जाने में काम करने के लिए जो है यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब कि यूरोपीय लोग जो थे दूर दूर देशों में जाकर काम करना नहीं चाहते, जिसके कारण जो है बागानों में श्रम की कमी थी, यानी कि बागान में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे थे। इस कमी को पूरा करने के लिए जो है यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच में एक त्रिकोणीय दास व्यापार शुरू किया गया, यानी इन तीनों जो है महाद्वीपों के बीच में दास व्यापार शुरू किया गया। दास व्यापार जो है 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जहां से जो है फ्रांसीसी जो थे वो फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नानते इन बंदरगाहों से जो है अफ्रीका के तट पर अपने जहाजों को ले जाते थे और जहां से स्थानीय सरदारों से, यानी कि वहां के रहने वाले जो सरदार थे वो दासों को इन्हें बेचते थे। उन सरदारों से ये दास खरीदते थे और इन दासों को दाग कर, यानी कि इनके ऊपर कोई निशान बनाकर और इन्हें हथकड़ियां डालकर जो है अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक ले जाया जाता था और 3 माह की समुद्री यात्रा के लिए जो है इन्हें जहाजों में ठूस दिया जाता था, यानी कि इन्हें जो है जबरदस्ती भर दिया जाता था और वहां जाकर बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। इसी दास व्यापार के बल पर, श्रम के बल पर जो है यूरोपीय लोग जो है बाजारों में चीनी, कॉफी व नील की मांग को पूरा कर सके। फिर जो है कि कन्वेंशन ने जो है 1794 में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया, लेकिन जो ये मुक्ति का कानून था कुछ ही समय तक रहा, लेकिन बाद में फिर नेपोलियन जैसे ही फ्रांस का सम्राट बना उसने दास प्रथा फिर से शुरू कर दी। बागान मालिकों ने अपनी आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए जो है अफ्रीकी निग्रो लोगों को जो है गुलाम बनाने का कार्य शुरू कर दिया। तब जो है फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन जो है 1848 में किया गया, यानी कि फ्रांस के अंदर पूर्ण रूप से दास प्रथा की समाप्ति 1848 में हुई। क्रांति और रोजाना की जिंदगी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा। सन 1789 के बाद के वर्षों में जो है फ्रांस के पुरुष, महिलाएं एवं बच्चों के जीवन में अनेक परिवर्तन आए। साथ ही साथ जो है बास्तिल के पतन के बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण कानून जो एक अस्तित्व में आया था वो था सेंसरशिप की समाप्ति। सेंसरशिप यानी कि जो प्रेस पर प्रतिबंध लगाया जाता है उसको समाप्त कर दिया गया। प्राचीन राजतंत्र के तमाम ये जो लिखित सामग्री, सांस्कृतिक गतिविधियां यानी कि किताबें, अखबार, नाटक, इन सब के ऊपर जो है राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा जो है पास किए जाने पर ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता है, यानी कि प्रेस के ऊपर इन सबका अधिकार था और राजा के अधिकारी अगर किसी भी चीज को छापने की मंजूरी देते तभी उसको प्रकाशित किया जाता था। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने जो है
भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे और इसी प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपनी दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता के बल पर जो है सभी लोग एक दूसरे को अपने विचार जो है समझा सकते थे और दूसरों के विचारों को समझ सकते थे। ये अब है सारांश, यानी कि इस लेसन के अंदर जो है अब तक हमने पढ़ा उसका क्या परिणाम निकला। 1804 के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने दूसरे देशों के यानी कि यूरोपीय देशों के अंदर अपनी विजय यात्रा शुरू की और पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए नए अपने राज्य बनाए और उन राज्यों की बागडोर जो है अपनी ही परिवार के खानदान के दूसरे सदस्यों के हाथ में दे दी। नेपोलियन अपने आप को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था, यानी कि वह यूरोप को आधुनिक बनाने में उसी का ही हाथ है। उसने जो है निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून बनाए, साथ में दशमलव पत्ती पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली को शुरू किया। शुरू में लोगों को लगता था कि नेपोलियन जो है उनकी मुसीबतों को समाप्त करने आया है, वह लोगों को मुक्तिदाता दिखाई देता था, लेकिन कुछ ही समय बाद जो है जनता जो थी उसकी सेनाओं को हमलावर मानने लगी और इसका परिणाम हुआ कि 1815 के अंदर वाटरलू के अंदर युद्ध में उसकी हार हो गई। ये था हमारा आज का लेसन। इस लेसन को अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में राइट करेंगे।